मैं सुनील जी खाटी बिहारी आगे लो सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। चलो भैया, संपूर्ण भारत के छात्र और खास करके बिहार के छात्र जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है उनके लिए पुनः विज्ञान विषय से और उसी चैप्टर के तीसरे भाग जो जैव प्रक्रम के तीसरे भाग के तहत लाजवाब बेहतरीन रोचक ज्ञानवर्धक आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और मेरा गारंटी है इसको 2 बार सुन लो। जब तक तुम कब्र पर नहीं पहुंचोगे, जिंदा रहोगे, तब तक तुमको ये बिल्कुल टेप हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट रहेगा और तुमको याद रहेगा। आज जाओ भाई। लेकिन भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी यार। रेश्वर तू सब्सक्राइब किया रे, दिनेश्वर सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने मित्र को बतला। आ भैया यहाँ दांत क्यों झड़ता है? दांत इसलिए, कुछ व्यक्ति का देखोगे कि दांत झड़ने लगता है, कुछ व्यक्ति का दांत टेढ़ा हो जाता है, कुछ व्यक्ति का दांत घिस जाता है। क्यों? तो दांत के ऊपर परत पर एक इनामेल है। एनामेल वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। और उस एनामेल या डेंटिन, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं या भोजन करते हैं तो भोजन का उस पर चिपक जाता है कुछ अवशेष, या मीठा पदार्थ का अवशेष चिपक जाता है। इसके कारण होता क्या है कि आपका धीरे धीरे एनामेल लूज होने लगता है, वो गलने लगता है। एनामेल लूज जब होगा उसको मृदुकरण कहते हैं एनामेल, या उसी को डेंटिन भी कहते हैं। उसी से डेंटिस्ट शब्द भी बना है। दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट, या डेंटल की पढ़ाई करते हैं उसी से। तो वो झड़ने लगता है, वो मृदुल होने लगता है। इसके कारण तब ऐसा स्थिति आ जाता है कि जैसे ही हम चॉकलेट खाएंगे, मिठाई खाएंगे, कोई मीठा चीज खाएंगे, तो वो जीवाणु उस शुगर के साथ, उस मिठाई के साथ अम्ल का निर्माण कर लेता है। और अम्ल का निर्माण करने के बाद वो दांत के एनामेल पर वो बैठ जाता है और चिपक जाता है। इसके कारण एनामेल मृदु हो जाता है या विखनिजकृत हो जाता है। वो अपना कंपोजिशन खो देता है और खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब एनामेल नष्ट हो गया तो आपका दांत झड़ने लगेगा। फिर आइए कि इसमें देखिए, और अनेक जीवाणु कोशिका है जो खाद्यान्न के साथ चिपक करके दंत प्लांक बनाते हैं। दंत प्लांक कहते हैं ये इसके ऊपर लग जाएगा, दांत के ऊपर लग जाएगा। और दांत के ऊपर लग जाएगा तो ये दांत को ढक लेता है। और दांत को ढकने के बाद तब क्या होता है? देखिए, लार बहुत उपयोगी चीज है। लार जब दांत के ऊपर आपका कोई पदार्थ, अवंशकारी पदार्थ चिपक गया है, भोजन का अवशेष चिपक गया है, तो उसके साथ आकर के उसको वो क्लियर कर देता है, हटा देता है। या जो अम्लीय पदार्थ आ जाता है उस अम्ल को रेक्टिफाई कर देता है, उसको नलिफाई कर देता है, उस अम्ल को उदासीन कर देता है। लेकिन जब आपका शर्करा मान लीजिए आप खाए हैं या भोजन का अवयव उस पर चिपक गया, तो लार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसके कारण अम्ल को वो उदासीन नहीं कर पाता है और तब इसमें ये इनामेल खत्म होता है, मृदु होता है या झड़ जाता है। इसके बाद दांत झड़ने लगता है, दांत टूट जाता है, देखने में बेकार लगता है। इसलिए जब भी आप खाना खाए तो खाना खाने के बाद इस उंगली को या 2 उंगली को डाल करके भीतर इस तरह का करके और कुल्ला कर ले, कुल्ला कर लीजिएगा खाने के बाद। तो फिर आपका दांत लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। और ब्रश आप एक बार सुबह और एक बार शाम करें। अब हम लोग देखते हैं कि भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त बड़ा ही सीधा सा है। मैं आपको सीधा में कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होते हैं। ये कोशिका द्रव में जाता है। कोशिका द्रव में आपको पायरुवेट और 3 वायु का अणु और ऊर्जा में पहले आपको डिकम्पोज होता है। और ये अलग अलग, यदि यीस्ट में जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जिसमें 2 का मान लीजिए कार्बन के अणु होते हैं, ये बनता है। यदि मान लीजिए हम इसको पेशी कोशिका में हम रखते हैं, पेशीय कोशिका में, तो ऑक्सीजन के अभाव में ये रिएक्शन करता है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का 3 अणु हमको प्राप्त होता है। और यदि ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जाघर भी कहते हैं, इसी से हमको एनर्जी भी मिलती है। तो कोशिका का ऊर्जाघर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी बोल गणेश, मारबो 10 किन वो एक। गणेश बोलता
कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा ये मुक्त होता है, इसी से हमको प्राप्त होती है। अच्छा जल जरा ई बोल तो रजिया, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक ठीक ठीक, C6H12O6 इसका फॉर्मूला हो। ठीक, तो चल तरजिबा, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। बिल्कुल चल। अब इसके बाद देखो, कोशिका में जब शोषण की प्रक्रिया होती है तो उस स्थिति में ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसको हम लोग एटीपी नामक ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जल्दी बोलो रे रजिबा, तोरे से पूछ रहे हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी के विखंडन से, एटीपी जब विखंडित होता है तो उस स्थिति में कोशिका के एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। और रिलीज होने के बाद कोशिका के अंदर इंडोथर्मिक मीन्स कि अंतरोष्मा अंदरे कुछ हीट पैदा होता है, एनर्जी मिलती है तो हीट पैदा होता है। तो ये क्रिया परिचालन करती है। अब कोशिका का एटीपी का जो उपयोग होता है, कोशिका में एटीपी जिससे ऊर्जा मिलता है तो उसका उपयोग होता है पेशियों को सिकुड़ने में, प्रोटीन के संश्लेषण में, इसके बाद तंत्रिका आवेग के संचरण में, इन सब जगह इसका उपयोग होता है एटीपी का उपयोग। और आगे आते हैं तो अब देखिए, पौधा जो सांस लेता है उस स्थिति में पौधा सांस लेता है तो उसमें पौधा गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करता है। रंध्र मीन्स महीन छिद्र, जिसको आप आंख से नहीं देख पाते हैं, तो उस छिद्र से आपको करता है। और इसकी सभी पौधा की सभी कोशिका वायु के संपर्क में रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है विसरण होता है। विसरण क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो विसरण के द्वारा होता है। और रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण, रात में तो सूर्य तो नहीं निकलता है, तो जानते ही सब आदमी, तो सूर्य नहीं निकलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में घटित नहीं होती है। और घटित न होने के कारण रात में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही मुख्य रूप से आदान प्रदान की क्रिया होती है। इसीलिए आप देखिएगा, कहेगा कि रात में गाछी में नहीं सुते के चाहिए। गाछी में रात में यदि सुतबो तो तोहार के जान चली जाए। यदि घना गाछी बारा आ बहुत लंबा गछिया बारा आ ओ में यदि सुतबो तो हो सकत बा कि तोहार के जान चली जाए, अहाँ के जानो चल जा सकियो। और योर लाइफ मे इन द वे इफ यू आर इसमें कि स्लीपिंग अंडर ए बिग ऑर्चार्ड, आप बहुत बड़े ऑर्चार्ड में सोते हो तब। हालांकि यदि खुला हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में कि दिन में शोषण के दौरान में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसका प्रयोग हम लोग प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। तो इन डेज द CO2 which released from the tree we are using in the इसको हम लोग कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि इसको प्रकाश संश्लेषण में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ट्रीज आर यूजिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर हम लोग चलते हैं तो देखिए, जल में जो विलय ऑक्सीजन होते, अब और आते हैं कि जंतु जो जल में रहते हैं, लाइक फिश, द फिश आर लिविंग इनसाइड द वाटर और द इन द वाटर, तो वो कैसे सांस लेते हैं? तो वो सांस लेते हैं कि जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसका ही उपयोग करते हैं। तो जल में विलय जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर के वो अपना प्रतिपूर्ति करते हैं। तो ऑक्सीजन, अभी देखिए कि जल में जो ऑक्सीजन होती है वो वायु की तुलना में कम होती है। इसीलिए आप देखिएगा जब मछली जो है मुंह बहुत चलावेगी, मुंह में क्या होती है, जल लेती है और उसको क्लोम के नजदीक तक उसको तेजी से अपने, जिसको कहते हैं गल्फ और गिल्स के नजदीक ले जाकर के, और तब उसको ऑक्सीजन उससे निकाल लेती है और उसको अपने रक्त में ले जाती है। ये चूंकि जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति से कहीं कम है, इसीलिए मछली देखिएगा पट 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 मुंह आपको ऐसे खोलते रहेगी और चलाते रहेगी। इसके बाद अब मनुष्य जो सांस लेता है तो मनुष्य सांस लेता है नाक के छिद्र से। देखिए नाक के छिद्र, ऐ में देखिएगा एगो पतला परत होगा जो बड़ा ही मुलायम होगा। वो इसलिए कि वायु के आने और छोड़ने से वो मुलायम हो जाता है। इसके ऊपर नाक का कवर है।
फिर देखिए नाक में आपको बाल भी मिलेगा। बाल इसलिए मिलेगा कि ये जो वायु जाता है उसमें जो अशुद्धि होती है उस नाक का ये बाल उसको वहीं पे रोक देता है, अशुद्धि जाए नहीं, इसलिए नाक का बाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये उसको नासा द्वार कहते हैं, नाक का द्वार उसके द्वारा लेते हैं। और नासा द्वारा जो वायु मार्ग या ये वायु मार्ग का काम करती है, इससे जो वायु शरीर में जाती है तो वो हमारे बाल के द्वारा इसके धूल और दूसरी अशुद्धियां वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हम जब श्वास अंदर लेते हैं व्हेन वी इनहेल इनसाइड आवर बॉडी, तो उस स्थिति में आप देखिएगा आपका जो छाती फैल जाएगा। आप सांस लीजिए तो ये फैल जाएगा, आपको लगेगा जैसे फैल गया। और फैल गया तो इसका जो वक्ष गुहिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं या चेस्ट होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। आप सेना में बहाल होइएगा तो आपको दो तरह से जांच करेगा, एक कहेगा सांस छोड़ करके और एक आपको सांस लेकर के। बीएसएफ में जाइएगा तो चेस्ट फुला करके आपका 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब समझेगा कि ये लड़का स्वस्थ है। तो उसमें भीतर में जो लंग्स होता है जिसको फुफ्फुस भी कहते हैं, तो लंग्स उसमें वायु का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको अपने पास रख लेता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर देता है ताकि उसका अपना शरीर प्रयोग करे। अब मानव के श्वसन में एक अवयव का नाम जान लीजिए, हीमोग्लोबिन। बहुत महत्वपूर्ण है हीमोग्लोबिन एक ऐसा है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है। उसमें हीम एक रंजक होता है जो रक्त का रंग लाल कर देता है, और ग्लोबिन इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का आपका प्रोटीन संश्लेषण है। तो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की इसके पास बेहतरीन कला है, ऑक्सीजन के साथ बंधुता करने की कला है, इसके पास अटैचमेंट की एक लाजवाब पावर है। इसके कारण ये रक्त का रंग लाल होता है। तो जल्दी बोल दिनेश बाबू, मारबो 10 गिनबो, देह फाड़ देबो, शरीर फाड़ देबो, हम नस तोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ जल्दी बोल, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये इसलिए उसमें आरबीसी का हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है, हिम नाम का रंजक उपस्थित। 80% नंबर तुमको आवेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये जल में ज्यादा विलय होता है, तो जल में ज्यादा विलय होता है इसलिए इसका परिवहन रुधिर में विलय के रूप में कुछ और पदार्थ है जिसको हम बाहर ले जाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यदि मान ले रजस्वा यदि शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तब यह चीज ध्यान रखे, लंग्स से एक ऑक्सीजन के अणु पैर के तलवा तक पहुंचने में 3 वर्ष लग जाता। कितने वर्ष जाता? 3 वर्ष लग जाता। लेकिन धन ही हीमोग्लोबिन है जो तुमको ऑक्सीजन के संचरण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पलक झपकते तुमको वहां नस तक पहुंच जाएगा, तुमको पैर तक पहुंच जाएगा, जहां भी पहुंचाना चाहोगे वही। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब रक्त, नाउ कि व्हाट इज ब्लड, तो ध्यान रखना है कि आपका रक्त एक तरल मीन्स लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है और एक संयोजी उत्तक है जो जोड़ने का भी काम करता है, उत्तक है। और इसमें इसका तो रक्त का एक तरल माध्यम है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का क्या काम है? देखिए, रक्त में जो आप हीमोग्लोबिन देखते हैं, आरबीसी देखते हैं, वो अणु के रूप में रहता है, अणु के रूप में, पार्टिकल के रूप में रहता है। लेकिन आप इसको देखिए कि प्लाज्मा है, ये आपका इसको कह सकते हैं कि प्लाज्मा ये तरल माध्यम में रहता है, ये फ्लूइड माध्यम में रहता है। तो इससे हमको भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी यदि कोई वेस्टेज प्रोडक्ट्स है, वर्ज्य पदार्थ है, इसको वहन करने में इसकी मदद मिलती है। और ऑक्सीजन में जो लाल रुधिर कोशिका होती है, ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं कि आरबीसी या लाल रुधिर कोशिका, ये ऑक्सीजन को ले जाने में काम देती है। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आरबीसी या लाल रुधिर कोशिका ये हमको काम देती है। और आरबीसी से या हम कह सकते हैं कि आरबीसी में हमको बहुत सारा लवण भी, ये इसको भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन रक्त तो अपने आप नहीं चला जाएगा, तो इसके लिए एक पंपन सिस्टम चाहिए, पंप जैसे ओकरा प्रेशर दे, ठेले
तो उसी में आप देखिएगा कि आगे जाकर के हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, तो हार्ट के बारे में। लेकिन रक्त जो जाएगा तो उसके लिए पतली पतली नलिका भी होती है, लोग इसको नस भी कहता है, नलिका भी होती है, जो रक्त को उत्तक के पास भेजने का काम करती है, उत्तक के पास। तो लेकिन मान लीजिए कोई नलका में कहीं लीकेज हो जाए या टूट फूट हो जाए या कहीं कट जाए, तो ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए जो उसको रिपेयर भी कर ले। तो आप समझ सकते हैं कि हमने आपको पूर्व में ही कहा था कि ईश्वर का, अल्लाह का सबसे बड़ा यदि कोई दिया गया नायाब उपहार है तो वो मनुष्य का जो बॉडी होती, ये मनुष्य की जो शरीर होती है, इससे बढ़कर के आज तक कोई मशीन न निर्माण हुआ है और न मशीन निर्माण होगा। और ये ईश्वर का दिया गया एक नायाब उपहार है और इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका आज तक कोई टक्कर नहीं हो पाया। भले हम रोबोट बनावे, कंप्यूटर बनावे, लेकिन मनुष्य का विकल्प न कभी मिला है और शायद मिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको यहीं विदा ले रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपको अगले इसी के जैव प्रक्रम के चौथे भाग, जो शायद आपका अंतिम भाग होगा, उसी में मैं आपको मिलूंगा। और जल्दी भैया सब्सक्राइब तो कर ले, कहीं से भी याद है, फ्री का है, फ्री का बिल्कुल कहीं कोई शुल्क नहीं लग रहा है। और इसको तुम सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बतलाओ और अपना बांट दो। चलो भैया, और इसी के साथ विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।